तो अभी हम पढ़ने वाले हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स ने क्या कहा था? इन्होंने जो रदरफोर्ड ने हमारा मॉडल दिया था ना, उसकी कुछ कमियों को दूर किया था। इन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने ये कहा था कि भाई एटम के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये बात बिल्कुल सही कही थी रदरफोर्ड ने, लेकिन वो गलती कहाँ कर गए? उन्होंने कुछ ये नहीं बताया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी क्या आपकी एनर्जी रहने वाली है, या फिर उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का, मतलब किस जिस रास्ते के चारों तरफ वो घूमेगा वो कैसा होगा, कुछ नहीं बताया। मतलब कुल मिला के उन्होंने ये, उनके अंदर क्या गलती आई कि जब भी आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी चार्ज पार्टिकल या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल जब आपका क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को क्या करता है, लूज करता है। अब मान लिया कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, तो हर बार जब वो चक्कर लगाएगा तो उसकी एनर्जी घटती चली जाएगी, और अगर उसकी एनर्जी घट रही है हर बार तो धीरे धीरे तो वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा। तो इनकी गलती यही आ गई रदरफोर्ड की, कि उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड पाथ के अंदर घूमेगा या उसकी फिक्स एनर्जी होगी या नहीं होगी, उसने सब कुछ नहीं बताया। और हमें ये पता था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा तो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को हमेशा क्या करता है, आपका वो लूज करता है। ठीक है, तो अगर वो लूज करेगा तो वो न्यूक्लियस यानी स्पाइरल पाथ को फॉलो करके वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो ये चीज क्या होगी, इनकी गलती, ड्रॉबैक बन गई रदरफोर्ड की। अब आए बोहर। बोहर ने क्या कहा कि ठीक है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, लेकिन इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा वो एक फिक्स्ड पाथ के अंदर करेगा। यानी ऐसा नहीं कि वो कहीं भी घूम सकता है। मान लीजिए न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो अगर उसका रास्ता ये वाला सर्कल है तो वो सिर्फ इसी के अंदर ही रिवॉल्व करेगा, ना तो इससे वो बाहर जाएगा और ना ही अंदर आएगा ना। मतलब मान लिया कि ये था, एक और बना देते हैं यहाँ पे, और अब इलेक्ट्रॉन ना यहाँ पे सेकंड वाली शेल के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ है आपके पास में ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल। इन रास्तों को उन्होंने नाम दिया था शेल, ऑर्बिटल्स। हम कुछ भी बोल सकते हैं, शेल भी बोल सकते हैं, ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं, पाथ भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि मान लिया आपका सेकंड वाली शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने ही फिक्स्ड रास्ते के अंदर घूमेगा, ना तो अपनी जगह छोड़ के ऊपर वाले के अंदर जाएगा और ना ही ये नीचे वाले के अंदर आएगा, जब तक वो बाहर से किसी एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं करता। तो इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस एक सर्कुलर पाथ के अंदर घूमता है, जिसकी रेडियस भी फिक्स्ड होती है और एनर्जी भी फिक्स्ड होती है। इसकी तरह नहीं कि रेडियस चेंज हो जाएगी, रेडियस भी फिक्स्ड होगी और एनर्जी भी फिक्स्ड होगी, और उस पाथ को उन्होंने नाम दिया एनर्जी लेवल, ऑर्बिट्स एंड स्टेशनरी पाथ। ठीक है, तो उन्होंने क्या नाम दिया उसको, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट्स एंड स्टेशनरी स्टेट। तीनों एक ही नाम है, आप इसको शेल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इन्हीं को हम, इन रास्तों को ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, शेल भी बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं, फिक्स्ड एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, सब एक ही के नाम है। तो फिर उन्होंने कहा कि जो ऑर्बिट्स है यानी कि जो रास्ते हैं हमारे पास में, इनको इन्होंने नंबर दे दिया, n से रिप्रेजेंट करा। भाई पहले को आप 1 से रिप्रेजेंट करोगे, फिर सेकंड, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, फिर ऐसे चलते रहेंगे। यानी न्यूक्लियस के बाद में आप 1 2 3 करके इनकी गिनती को शुरू कर सकते हो। या तो आप लिख लो 1 2 3 4, या फिर इन शेल्स को नाम दिया जाता है K L M N। फर्स्ट वाली शेल आपकी K, दूसरे वाली L, फिर M, फिर N, ऐसे आगे की साइड चलती रहती है जितनी भी आपकी शेल्स होंगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाली शेल का नाम है K, अगली का L, उससे नेक्स्ट का क्या है, M है हमारे पास में। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट बोलता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्व करता है एनर्जी को। मैंने बोलता कि जब तक एनर्जी को एब्जॉर्व नहीं करेगा वो अपने फिक्स्ड पाथ के अंदर रहेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्व करता है रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, अब वो एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकता है या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जितनी आपकी अल्ट्रावायलेट रेज होगी, एक्स रेज होगी, माइक्रोवेव्स होगी, विजिबल रेज होगी, सब आपकी क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, या फिर वो हीट से एब्जॉर्व करेगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी से, किसी भी फॉर्म से वो क्या कर सकता है, एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकता है। ठीक है, और क्या करेगा, वो अपने से हायर ऑर्बिटल के अंदर जंप कर सकता है। जब भी कोई चीज एनर्जी एब्जॉर्व करती है तो हमेशा अपने से ऊपर वाले के अंदर जाने की कोशिश करती है। जैसे पहले इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ रिवॉल्व कर रहा था और इसकी इवन एनर्जी थी, फिर इवन एनर्जी, ई का मतलब है एनर्जी से,
और मैंने यहाँ पे E1 इसलिए बोला क्योंकि मैं इसको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बोल रही हूँ, मतलब कि जहां वो पहले प्रेजेंट था। यहाँ से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और E2 तक पहुंच जाएगा, यानी इस वाले एनर्जी लेवल के अंदर पहुंच जाएगा। मतलब पहले फर्स्ट शेल के अंदर था, तो मान लिया वो थर्ड शेल के अंदर पहुंच गया, तो पहले उसकी एनर्जी थी E1, एनर्जी को एब्जॉर्ब करा और कितनी एनर्जी होगी अब उसकी, E2 एनर्जी होगी। ठीक है, यानी E1 एनर्जी से वो कहाँ चला गया, E2 एनर्जी के अंदर। ये उसकी इनिशियल एनर्जी थी, ये उसकी फाइनल एनर्जी होगी। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया। जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, चला गया। अब पर वो ज्यादा देर तक यहाँ पे रहेगा नहीं, थोड़ी देर के बाद में वो फिर से एनर्जी को लूज करेगा। जब ऊपर जाएगा तो गेन करेगा, जब वापस आएगा तो एनर्जी को लूज करेगा। यानी जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, आपके लूज करेगा। और एनर्जी लूज हो रही है, देखो जब भी हम एनर्जी निकालते हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हम ये पढ़ते हैं ना, दैट एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू में न्यू। ठीक है, यानी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, H मल्टीप्लाई में न्यू, न्यू मतलब कि फ्रीक्वेंसी। यानी हम एनर्जी निकालते हैं फ्रीक्वेंसी से या फिर वेवलेंथ से भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एनर्जी देखो फ्रीक्वेंसी आपकी बराबर होती है c बाई लैम्डा के बराबर, यानी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय में वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो हम इसका फॉर्मूला या तो E इज इक्वल टू एच न्यू लिख सकते हैं या फिर एच सी बाई लैम्डा। दोनों ही एनर्जी के फॉर्मूलेज हैं हमारे पास में। जैसे काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² होता है, पोटेंशियल एनर्जी का mgh होता है, ठीक ऐसे ही जो आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इनकी एनर्जी हम निकालते हैं एच न्यू की फॉर्म में या फिर एच सी बाई लैम्डा की फॉर्म में। दोनों एक ही फॉर्मूले है, सिर्फ वैल्यू पुट कर रखी है। तो ये बोलता है कि अब हमें निकालना है कि मान लिया कितना एनर्जी चेंज आया जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया। तो मैंने डेल्टा ई लिख दिया चेंज के लिए, E2 माइनस का E1, यहाँ से क्या आ गई जो आपकी H न्यू, यानी कि जितनी एनर्जी उसकी बची होगी। मान लिया पहले 100 किलो जूल थी, अब उसकी 75 किलो जूल होगी, तो यानी 25 किलो जूल मिली ना उसको, मतलब कि जो बच गई होगी, तो उसने 25 किलो जूल एनर्जी को रिलीज कर दिया। ठीक है हमारे पास में। और इसी फॉर्मूले से उन्होंने फिर वेवलेंथ निकाल रखी, भाई कितनी वेवलेंथ की लाइट आपकी एमिट हुई होगी। क्योंकि हमेशा जब भी हम ये लिखते हैं ना कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनकी पूरी की पूरी एक लाइन होती है, जैसे कि मैं अभी रफ करके बता देती हूँ डस्टर, जैसे यूं मान लो, ऊपर वाला रफ कर देती हूँ, इस तरीके से होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, यानी कि जो EM वेव्स होती है हमारे पास में, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, यहाँ तक की बात हमारे पास में कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जैसे कि आपकी रेडियो वेव होगी, माइक्रोवेव होगी, यूवी रेज तो हम सब ने सुना हुआ है, और हमारे पास में विजिबल लाइट की रेज। यानी कि विजिबल रेज कौन सी होती है हमारे पास, या विजिबल लाइट कौन सी होती है, जिसके अंदर हम सातों कलर पढ़ते हैं, यानी हमारे पास में जो रेनबो बनता है वो वाले सारे के सारे कलर। यानी विजिबल लाइट के अंदर आता है विबग्योर, यानी कि कौन कौन सी कलर की लाइट आपकी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये सब क्या है, तो मैंने कुछ लिखी है। ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और भी होती हैं, जैसे गामा वेव्स होगी, गामा रेज होगी आपके पास में। ठीक है, अच्छा एक्स रेज होगी हमारे पास में, सब क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ही है। तो अब इन रेज को हम, वेव्स जो है हमारे पास में, इनको हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है, इनको ना हम, इनकी ना एक वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज कर रखी होती है, हमें जो टेबल दिया जाता है, और उस हिसाब से हम इनकी क्या निकालते हैं, फिर एनर्जी निकालते हैं। यानी इन सब की एक फिक्स वेवलेंथ होती है, फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, और हम उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को यहाँ से पता लगा के, या वेवलेंथ की वैल्यू को पता लगा के हम पता कर सकते हैं कि भाई कौन से वाली लाइट की उसने एनर्जी को एब्जॉर्व किया होगा। ठीक है, तो ये बोला था हमारे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने, और इन्होंने ये बोला था कि जो आपकी एनर्जी है वो क्या है, हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म के अंदर हमारी रहती है। ठीक है, क्वांटाइजेशन के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे अलग से भी। ठीक, तो इस वाले टॉपिक को हम यही क्लियर करते हैं। इसके हाँ, बोहर ने ना अलग अलग फॉर्मूलेज और हमें दिए थे, वो फॉर्मूले हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर कर लेंगे।